चलिए, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा कल का टॉपिक था जो लर्निंग थ्योरीज। काफी सारी लर्निंग थ्योरीज हमने पढ़ ली थी और कुछ हमारी पेंडिंग है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाला कर रहे थे लास्ट में, है ना? ये लास्ट वाला था जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये ऊपर ठीक है, थोड़ा सा ये पियाजे का गलत लिखा गया है, ठीक है, ये देख लेना। ये गैगन्स की थ्योरी है, जो गैगन ने कंसेप्ट दिया है हमें 9 एलिमेंट्स, जिसमें पहले स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करते हैं। फर्स्ट व्हाट वी डू, हम स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। देन उनके सामने जो पहले की नॉलेज होती है उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और फिर चौथे नंबर पे आप अपना नया कंटेंट है उनको प्रेजेंट करते हो। फिर उनको उस कंटेंट से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, तो उसकी फिर परफॉर्मेंस देखते हो, फिर उनको बोलते हो कि आप इसको परफॉर्म करके दिखाओ। फिर उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हो, फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हो और उसको फिर ट्रांसफर कर देते हो। जैसे यहाँ पर इस तरीके से इस साइड पे आपको एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो। अटेंशन गेन करने का मतलब पहले आप मेरे पे ध्यान दो, फोकस ऑन मी, टेल मी व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई विल लर्न, कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। देन आता है गिव मी कंटेंट। लर्नर के पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि हाँ मुझे कंटेंट प्रोवाइड करो, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे वो सब करके दिखाओ। लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, ओके चलो मैं खुद से ट्राई करता हूँ। टेल हाउ आई एम डूइंग, अब मुझे बताओ कि मैं कैसा कर रहा हूँ। होल्ड मी अकाउंटिंग फॉर लर्निंग, अब मेरी अकाउंटेबिलिटी अराइज हो जाएगी और नेक्स्ट आता है कि मैं उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस हैं। अब आपको ये 9 स्टेजेस को पूछा जा सकता है और एक इसमें एक और हमने चीज पढ़ी थी जो ये वाला था। ठीक है जी, पहले गेनिंग अटेंशन, एक्सपेक्टेंसी, ये जो लिखा हुआ है ना, रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्राइवल, सिलेक्टिव परसेप्शन, सिमेंटिक एनकोडिंग और रिस्पॉन्डिंग, और देन रीइंफोर्समेंट, रिट्राइवल और जनरलाइजेशन। ये हमने कल पढ़ा था, इसको हमने कल डिटेल में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा और उससे आप लोगों ने इसको रिकॉल भी किया होगा। मैंने आपको बोला था कि ये थ्योरीज हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, इन सारी थ्योरीज को क्या करो, इन सारी थ्योरीज को याद कर लेना। ठीक है जी, सो ये आ गई आपकी गैगन्स कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्लियर है? यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? अब ब्रूनर का स्पाइरल प्रिंसिपल पढ़ने से पहले एक द ट्रेजर विद इन, इसको डेलरस रिपोर्ट का नाम भी दिया जाता है। नाम लिख लो, डेलरस रिपोर्ट 1996 डेलरस रिपोर्ट, जो आपको हायर एजुकेशन में भी पढ़ाया था। उसमें क्या बताया गया है कि हम लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर। कहने का मतलब क्या हुआ, टू नो, लर्निंग टू नो, जानेंगे कैसे? जानेंगे कैसे? दिमाग से, नॉलेज से, कॉग्निशन से, है ना? जानेंगे, नॉलेज कैसे मिलेगी? जब हम दिमाग चलाएंगे। करेंगे कैसे? हाथ से, स्किल और एक्शन। कैसे करेंगे? अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। टू बी, बनेंगे कैसे? दिल से। हर्ट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, जो बताया था ना, अफेक्टिव डोमेन। ये वही तीनों डोमेन है। ये हेड वाला होता है आपका कॉग्निटिव, हर्ट वाला होता है अफेक्टिव,
और हैंड वाला होता है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। और लास्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसको वासुदेव कुटुंबकम भी बोला जाता है। वासुदेव कुटुंबकम, ये आपके पेपर में पूछा गया था, ये आपके 2020 के पेपर में पूछा गया था। इसका मतलब होता है वैल्यूज पे फोकस करना, मतलब पूरी दुनिया एक ही जगह पे, मतलब पूरी दुनिया को हम एक ही समझ रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक ही है, सब लोग एक ही हैं, हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं और वहां पर सबकी इंपॉर्टेंस सेम है, हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, हमारे लिए बराबर है। सब चीजें हमारे लिए क्या है, इक्वल है। अरे थोड़ा एडजस्ट कर, देखो गैगन या गैगन के टोटल हम 3 अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। 5 कंडीशंस ऑफ लर्निंग। पहला वो पढ़ा विकमा वाला, विक एम वाला, है ना, VICAM। और फिर 9 एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो जो पनीर के पकौड़ों वाली आप लोगों को मैं कहानी सुना रहा था, वो इसका पार्ट थी। और देन आता है एक और चीज जो यहाँ पर आई थिंक अपलोड हो गई या नहीं, वो मैं अपलोड करता हूं, उससे आप उस चीज को, ये भी आपके इस बार पेपर में पूछा गया, वो है 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग। वो क्या है, वो है लेवल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के 8 लेवल्स के बारे में, लेवल्स ऑफ लर्निंग। उसने बोला है कि जो हमारी लर्निंग है ना, उसके 8 पार्ट्स होते हैं। उसके क्या होते हैं, उसके 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो गैगन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एजुकेशन की फील्ड में काफी सारी चीजों के बारे में बोला है। लेवल्स, एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको मैंने कल सही भी किया था, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला था कि इसको सही कर लीजिए, लेवल्स ऑफ लर्निंग नहीं था ये। देखो मेरे एंड से एकदम से इंटरनेट सही चल रहा है, मुझे नहीं पता ये बार बार स्टार्ट क्यों हो रहा है, बट चलिए। तो ये थे, इसको आपने याद रखना है, गैगन्स 9 एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के 9 एलिमेंट्स की यहां पर बात की जाती है, 9 एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। और नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको अभी बताया है, वो क्या है, जो अभी हम शुरू पढ़ेंगे 8 पार्ट्स या 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करती है, ठीक है जी। जो लर्निंग होती है, जो भी हम सीखते हैं, लर्निंग है, उसकी कौन सी स्टेजेस हैं, उसको कौन कौन सी स्टेजेस से क्रॉस होना पड़ता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसको, ये आपके सीक्वेंस में पूछा गया था। देखो इसका ना एक छोटा सा निमोनिक है जो आप लोगों ने याद रखना है, SSR, जैसे उसका नाम था ना सुशांत सिंह राजपूत, SSR या कुछ भी आप याद रख सकते हो। SSR अपना CV लेके जाता है किस पोस्ट के लिए, DC के लिए। किसके लिए, DC की पोस्ट के लिए जाता है, बट उसको वो जॉब नहीं मिलती है। लास्ट में क्या कर दिया, RP। ये आप लोगों ने 4 वर्ड्स हैं वो याद रखने, रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट, क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या है, अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी चीज को बेस बना के पूछे गए हैं, उसका जो रिजेक्ट कर दिया उसके प्रपोजल को,
PR की जगह पे RP याद रखो कि उसके प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो कि वो प्रपोजल लेके गया था उस प्रपोजल को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो रॉबर्ट मिल गैगन इज एन अमेरिकन educational psychologist best known for her conditions of learning, sometimes at Gagan's assumption। इन चीजों को वो गैगन्स की assumptions में भी क्या करता है, कवर करता है। तो यहाँ पर उसने एक हायरार्की ऑफ लर्निंग दी। उसने बोला कि जो हम सीखते हैं ना, तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स को क्रॉस करके ही हम, मतलब जैसे समझ रहे हो ना, अगर कोई बच्चा पहली क्लास में है तो वो पहली क्लास के हिसाब से सीखेगा, अगर वो 5वीं क्लास में है तो वो 5वीं क्लास के हिसाब से सीखेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, सीखता है। वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप है वो सीखता है। तो उसने 8 बेसिक टाइप्स लिया और इसको एक सीक्वेंस में लगाया नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो ये 4 हैं, लोएस्ट 4 ऑर्डर, ये बिहेवियरल है, ठीक है। ये जो 4 हैं ये बिहेवियर के अंडर आते हैं, और ये जो अगले 4 हैं ये कॉग्निशन के अंडर आते हैं। किसके साथ रिलेट करते हैं, ये माइंड के साथ रिलेट करते हैं। इज इट क्लियर? जो नीचे वाले हैं ये 4 बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं, और जो ऊपर वाले 4 हैं ये किसके साथ रिलेट करते हैं, ये कॉग्निशन के साथ रिलेट करते हैं। इसके साथ, कॉग्निशन के साथ रिलेट करते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब देखो सिंपल है, सबसे पहले सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग सबसे सिंपल। सिग्नल लर्निंग क्या होगा, एनिमल एंड इंडिविजुअल एक्वायर कंडीशन रिस्पेक्ट टू अ गिवन सिग्नल। एक सिग्नल है उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे साइन है, जैसे रेड लाइट है, सिग्नल इज रेड लाइट, and ringing the doorbell condition response, people stop their vehicle and people rush to open the door. When there is red signal in the road, people stop their vehicles. When doorbell rings, people suddenly rush to door to open it. जैसे आपके घर की बेल बजती है तो आप गेट खोलने के लिए चले जाते हो, वो क्या है, वो सिग्नल लर्निंग है। उसी तरीके से जब रेड सिग्नल होता है तो लोग रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अभी रेड सिग्नल हो चुका है तो हमें रुक जाना चाहिए, वी शुड स्टॉप। हमें क्या हो जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। उसके बाद सिग्नल के बाद आप स्टिमुलस और रिस्पांस, जिसका कंसेप्ट आपको पता है किसने दिया था, स्किनर के द्वारा दिया गया था, कि अगर आपके सामने एक स्टिमुलस दिया जाएगा तो आप उसको देख के क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। When a teacher instructs student to raise their hands, आपको हाथ ऊपर करने के लिए एक स्टिमुलस दिया, उसको अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड करते हो, बच्चे अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा सेम टू सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ किसको आता है, जिसको आता है वो अचानक ऊपर एकदम से हाथ खड़ा कर देगा, और जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा नहीं करेगा। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट हम इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। When we place a plant in the dark room, जब हम एक पौधे को, एक प्लांट को अंधेरे कमरे में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और वहीं पर अगर उसको हम सन की रोशनी में रखते हैं, सूरज की रोशनी में रखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये स्टिमुलस क्या है, टीचर बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो स्टिमुलस है। पेड़ को अंधेरे में रखा जा रहा है, ये स्टिमुलस है। उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड क्या है, बच्चे अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं और जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ आ गया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कंसेप्ट समझ आया। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कैसे करते हैं लोग। तो ये दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल आ गया चेनिंग। चेन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना। The is ability to connect two or more previously learned stimulus response want to into a linked sequence। मतलब क्या करते हैं, हम उनको लिंक करने की कोशिश करते हैं। It is a process whereby most complex psychomotor skills, riding a bicycle or playing the piano, are learned. In this type of learning, a person link together previous learned stimulus response। आप पहले वाली चीजों को क्या करते हो, नई चीजों के साथ रिलेट करते हो। जैसे when a child saw a doll, जब एक बच्ची एक किसको देखती है, डॉल को। चेन का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग जो पहले आप लोगों ने चीजें सीखी हुई हैं उनको लिंक करते हैं। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट की फ्रॉम बंच ऑफ अ की, मतलब आपके पास बहुत सारे बंच ऑफ की है, उससे उसको क्या करते हो आप, उसमें से जो चाबी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हो। हियर
Child connect the activities of bathing, feeding and taking care of doll that is being learned from the elder. तो उसे पता है ना खाना कैसे खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, तो वो उसको किसी दूसरी चीज के साथ, डॉल के साथ रिलेट कर दिया. It watches how elder take care of their babies. It recreate when it looks at doll. It learn and connect the stimulus or response. तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो पहले की नॉलेज होती है उसको नई नॉलेज के साथ क्या कर दिया जाता है, रिलेट कर दिया जाता है, मतलब लिंक कर दिया जाता है. चेन समझ रहे हो ना, लिंक करना, रिलेट करना, क्या कर दिया जाता है, उसको रिलेट कर दिया जाता है. देन आता है वर्बल एसोसिएशन. वर्बल एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, विच द लिंक बिटवीन द आइटम्स बीइंग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर, जो शब्दों के साथ जुड़ी हुई होती. ठीक है जी, वो चीजें जो शब्दों के साथ जुड़ी हुई हैं. वर्बल एसोसिएशन इज वन ऑफ द की प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल. और यहाँ पर आपका कौन सा स्किल डेवलप होता है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है. शब्दों से आपकी कौन सी स्किल डेवलप होती है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स है वो क्या होती है, यहाँ पर डेवलप होती है. What you got developed, आप लैंग्वेज स्किल्स है उसको क्या करते हो, डेवलप करते हो. जैसे when a child names object ball, it is say round ball, black and white ball. Here the child associated ball with the shape and color. तो वो बॉल, उसे पता है बॉल के बारे में, बट वो बॉल को क्या करते हैं, अलग अलग चीजों से रिलेट कर देते हैं. बॉल को शेप के अकॉर्डिंग, बॉल को कलर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो लिंक करने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है. यहां से उसकी क्या हो रही है, वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहा है. ठीक है जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो वर्बल एसोसिएशन पे हो जाती है. उसके बाद है डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग. डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को डिफरेंशिएट करना. दो अलग अलग चीजों को डिफरेंशिएट करना. जैसे ये गाड़ियां हैं, आप इनको आप इन सभी को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये अलग है भाई, ये अलग है, ये अलग है ना, कंपेयर करना. When a student develop ability to differentiate and call each students by his correct name. जैसे क्लास के सब बच्चों के आप अलग अलग नाम लेना शुरू कर देते हो कि अच्छा यार इसका नाम राम है, इसका श्याम है, इसका रीता, इसका सीता, इसका गीता. तो वो क्या है, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, जिसमें आप चीजों को डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो. आपको पता चल जाता है कि हर चीज अपने आप में डिफरेंट है. क्या हो जाता है, जहां पर आपको ये पता चल जाता है कि यार जो भी चीज है आपके सामने वो दूसरी चीज से एकदम से क्या है, डिफरेंट है ना. सब क्या है, सब अलग अलग है, सब चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से. ये आ जाएगी आपकी डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग. देन आएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग. कॉन्सेप्ट में जब आप कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलस दैट फॉर्म अ कॉमन क्लास और कैटेगरी ऑफ सम सॉर्ट. अब इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं और उनको आप रिस्पॉन्ड करते हो और उससे एक चीज पे फोकस करते हो, कॉन्सेप्ट सीखना, समझ रहे हो ना. ऑब्जर्विंग द कॉमन कंसेप्ट मतलब हर ऑब्जेक्ट में एक कॉमन एस्पेक्ट होता है. जैसे आप when driving a bike one must start with clutch gear and then slowly release the clutch and raise the accelerator. While driving a car one must start clutch gear and then slowly release the. समझ रहे हो ना. तो कंसेप्ट में क्या हो रहा है कि एक टाइम पे कितने सारे स्टिमुलस है, आप उनको सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो. जैसे अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आपको पता है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्लच प्रेस करना पड़ेगा, गियर डालना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली रेस छोड़नी पड़ेगी, क्लच छोड़ना पड़ेगा. समझ लो ना. तो ये सारी चीजें क्या हो गई, दीज आर द थिंग्स जो कंसेप्ट लर्निंग के पार्ट बन जाती है. किसका पार्ट बन रही है, कंसेप्ट लर्निंग का पार्ट बन रही है कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखते हो. हाउ यू आर लर्निंग सम सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट्स. आप किस तरीके से किसी कंसेप्ट को सीख रहे हो, जहां पर बहुत सारे स्टिमुलस है और उनको आप सेम तरीके से क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो. राइट. उसके बाद था रूल लर्निंग. रूल लर्निंग क्या होती है, दिस इज वेरी हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बीइंग एबल टू लर्न रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई दिस रिलेशन इन डिफरेंट सिचुएशन इंक्लूड सिचुएशन नॉट. तो अब जो आप कंसेप्ट सीख के आए हो उनको अलग अलग जगह पे क्या करना है, अप्लाई करना है. उनको क्या करना है, उनको अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं. दो से ज्यादा कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन आ जाती है. देखो, व्हेन एन एयरफील्ड ball is kicked, it flies, rolls, revolve, it is a common rule.
In this rule, concepts such as flying, rolling, evolve are learned. It represents the chaining of more than one concept in a rule. Here, concepts such as flying, rolling, revolving are changed together. तो जो चीजें आप पहले सीख के आए हो, उनको किसी नई जगह पे अब क्या करने की कोशिश करते हो? अप्लाई. उनकी अब नई जगह पर क्या होती है? एप्लीकेशन की बात होती है. उनको हम एक नई जगह पर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. उनको एक नई जगह पर उनकी एप्लीकेशन है वो करने की कोशिश करते हैं. उनको एक नई जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि यार ये चीज तो हम सीखा है, इस कंसेप्ट को तो हम सीख लिया, बट उस कंसेप्ट को अब अप्लाई कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. उस कंसेप्ट को अब अप्लाई कैसे करना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आता है लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये हाईएस्ट लेवल है. ठीक है, सबसे लास्ट लेवल कौन सा था? प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें कुछ नहीं होता, आपने जितना कुछ भी अभी सीखा हुआ है उससे आप अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो. हाई ऑर्डर स्किल्स जो आपकी लास्ट जो आपकी मतलब जितने भी लर्निंग आपने सीखी है उन सभी को अप्लाई करके आपके सामने जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करते हो. उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करते हो. दिस इज द हाईएस्ट लेवल. आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल की तरह है. रिफ्लेक्टिव लेवल की तरह है. दिस इज द हाईएस्ट लेवल. ये कौन सा लेवल है? ये हाईएस्ट लेवल है. क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट का मतलब किसी चीज को सीखना है यार. एग्जांपल याद रखो. कॉन्सेप्ट में गाड़ी की एग्जांपल थी. देखो सभी में कुछ ना कुछ एग्जांपल है. जैसे देखो सिग्नल में रेड लाइट का सिग्नल है. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एक पेड़ पौधे वाली एग्जांपल थी. चेनिंग में बाथिंग डॉल वाली एग्जांपल थी. वर्बल एसोसिएशन में भी बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल. डिस्क्रिमिनेटिंग में बच्चों के नाम ले रहे हो. कॉन्सेप्ट लर्निंग में गाड़ी सीख रहे हो. रूल लर्निंग में जो आप बॉल के साथ खेल रहे हो. और लास्ट कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आप पर्टिकुलर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो. क्लियर? तो ये वही है जो पहले पढ़ा. पहले आप अटेंशन गेन करते हो, फिर आप उस बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हो, फिर आप उनके सामने एक स्टिमुलस प्रेजेंट करते हो. सॉरी, आप पुरानी नॉलेज को रिलेट करते हो, फिर स्टिमुलस प्रेजेंट करते हो, फिर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, फिर उनको बोलते हो कि परफॉर्म करो और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फीडबैक देते हो, फिर परफॉर्मेंस को एक्सेस करते हो और फिर उसको ट्रांसफर कर देते हो. ठीक है, तो ये क्लियर है? क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे. पहले याद रखो क्वेश्चन कैसे आएंगे. आपको सीक्वेंस पूछा हुआ है, आप लोगों के सामने 5 लिखे हुए हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि इनको सीक्वेंस में लगाओ. बढ़ते क्रम में लगाओ, घटते क्रम में लगाओ, इससे पहले कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, है ना? इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं. और कैसे बनते हैं? जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं. ठीक है? हाँ. उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम. मैंने आपको बताया था कि स्पाइरल करिकुलम कहां पे आता है? जहां पर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं. किसके साथ रिलेट करते हैं? जब हम इसको कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ रिलेट करते हैं. तो ब्रूनर का जो स्पाइरल प्रिंसिपल था उसने 1960 में दिया था. उसने बोला था कि हम बच्चों को वी बिगिन विद द हाइपोथेसिस दैट एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन सम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ एनी स्टेज. मतलब कि अगर बच्चों को एक सिस्टमैटिक वे में आप कुछ भी सिखाओगे तो वो सब चीजों को क्या कर जाएंगे? सीख लेंगे. दे विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, वो क्या करेंगे? वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? सीख लेंगे. दे विल लर्न. तो स्पाइरल करिकुलम इज बेस्ड ऑन द 3 की आइडियाज. पहला क्या है? स्टूडेंट रिविजिट द सेम टॉपिक मल्टीपल टाइम थ्रू देयर कोर्स. मतलब एक ही टॉपिक पे बच्चा रिसाइकल होके बार बार क्या करेंगे? पहुंचेगा. कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर टाइम पे इंक्रीज होगी. और जब स्टूडेंट उस टॉपिक पे रिटर्न करेगा तो वो नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ क्या करेगा? लिंक करेगा. इसी को बोला जाता है ब्रूनर स्पाइरल प्रिंसिपल. दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रूनर स्पाइरल प्रिंसिपल. समझ रहे हो ना? जैसे कंटेंट, रिवीजन, मास्टरी. द स्टूडेंट रिविजिट अ टॉपिक, थीम और सब्जेक्ट. एक बच्चा बार बार उस टॉपिक पे क्या करता है? रिविजिट कर रहा है
जैसे जितनी बार वो उस पे जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। न्यू लर्निंग हैज अ रिलेशनशिप विद ओल्ड लर्निंग एंड पुट इन कॉन्टेक्स्ट विद द ओल्ड इन्फॉर्मेशन। और नई नॉलेज से पुरानी नॉलेज को क्या किया जा रहा है, आपस में लिंक किया जा रहा है। जितनी भी नई नॉलेज है उसको हर तरीके की पुरानी नॉलेज के साथ, या जितनी भी पुरानी नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। तो ये ब्रूनर्स 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको ना, ये थ्योरी है, इसका नाम है, एक सेकेंड, इस थ्योरी का नाम क्या है, किसी को याद है? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग। तो ब्रूनर ने ना एक और कंसेप्ट दिया है जिसको डिस्कवरी लर्निंग का नाम दिया। उसने ना EIS करके 3 स्टेजेस दे दी। उसने बोला कि बच्चा कैसे सीखता है। उसने बोला कि पहला 0 से 1 साल की एज, फिर 1 से 6 साल की उम्र, और फिर 7 साल से ज्यादा। तो जो 0 से 1 साल तो होता है वो इनएक्टिव होता है, रिप्रेजेंट नॉलेज थ्रू फिजिकल एक्शन। वो अपनी सेंसेस के थ्रू, समझ रहे हो ना, वो बुक के साथ खेल रहा है। वो क्या कर रहा है, वो उस बुक के साथ सिर्फ खेल रहा है। फिर आइकॉनिक में क्या करेगा, वो बुक्स के अंदर जो तस्वीरें हैं सिर्फ उसको देखेगा, विजुअल्स को देखेगा कि अच्छा इस बुक के अंदर फोटो कौन सी बनी हुई है, और जो सिंबॉलिक आ जाएगा उसके अंदर फिर वो रीड करेगा, उस बुक को एक्सप्लेन करेगा, जहां पर वो पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें आपने बुक की एग्जांपल ही याद रखनी है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक बुक से वो किस तरीके से सीख रहा है, एक बुक से वो किस तरीके से सीख रहा है, इस चीज पे फोकस किया गया है ना। पहले क्या करेगा, वो पहले किताब के साथ खेलेगा, फिर आइकॉनिक स्टेज में वो क्या करेगा, किताब में जो तस्वीरें बनी हुई हैं उनको देखेगा, और फिर तीसरी स्टेज में वो उस किताब को पढ़ना शुरू कर देगा। उससे नॉलेज आ जाएगी कि अच्छा इस किताब में क्या लिखा हुआ है और इस किताब को मैं कैसे पढ़ सकता हूं। ठीक है जी, ओके। तो यही इसका कंसेप्ट है। उसके बाद आता है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ये आप लोगों ने अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। तो मास्लो ने बेसिकली 5 अलग अलग लेवल्स दिए हैं, और ये हर जगह पे अप्लाई होती है। इसने 5 अलग अलग लेवल्स दिए हैं कि इन लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है। हम एक लेवल को क्रॉस करेंगे तभी हम दूसरे लेवल पे पहुंच पाएंगे, दूसरे लेवल को क्रॉस करेंगे तभी तीसरे लेवल पे पहुंच पाएंगे। मतलब सब लेवल्स को क्रॉस करने के लिए हमें, मतलब एक हायरार्की चल रही है, हमारे पास एक हायरार्की है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी नीड्स होती हैं, सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक के बाद हमें सेफ्टी नीड्स की जरूरत पड़ती है, इसके बाद लव, बिलोंगिंगनेस, या फिर जिसको आप सोशल नीड्स भी बोल देते हो, उसके बाद सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे पहली नीड है जब आप क्लास में जाते हो तो वो आपकी फिजियोलॉजिकल, जिसको आप बेसिक नीड्स भी बोल देते हो, कि जो आप पहले आप क्या सोचते हो, रोटी कपड़ा और मकान वाला। आप क्लास में गए तो आप सोचोगे कि यार यहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट कंफर्टेबल भी है, कि मुझे भूख तो नहीं लग रही, मैं लंच लेके आया हूँ, मेरे पास पानी की बोतल है, ये। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरी नीड्स में आप सोचोगे कि क्लास में मुझे कोई खतरा तो नहीं है, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, जिस पंखे के नीचे बैठा हूं वो पंखा तो मेरे ऊपर नहीं गिर जाएगा, जिस बेंच पे मैं बैठा हूं उसके नीचे बम तो नहीं लगा हुआ। तो ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है। आपको ये भी फील होना चाहिए कि जहां पर आप हो सेफ हो, है ना, सेफ हो। ऐसा तो नहीं है कि यार जाते ही आप भगवान को प्यारे हो जाओ, है ना। खतरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लव और बिलोंगिंगनेस। फिर आप सोचते हो कि हाँ, क्या आपको कोई छोरा छोरी बुला रहा है या नहीं बुला रहा। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से हाउस से लौट हो गए, साइड पे बिठा दिया, जैसे घर में किसी कुत्ते को बांध देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, कोई आपके साथ, कोई आपको बुला ही नहीं रहा, है ना। तो वो लव और बिलोंगिंगनेस, वो जो सोशल नीड्स है, वो यहाँ पर आपको। एस्टीम का मतलब फिर आपको लगेगा कि यार जो मैं सीख रहा हूँ क्या वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप रियलाइज करते हो कि जो मैं बनना चाहता हूं, जो एंड रिजल्ट है, क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी मुझे या नहीं हो पाएगी।
कि मैं जिस मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं क्या मैं उस मोक्ष की प्राप्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सैचुरेशन पॉइंट। तो ये मैंने आपको बता दिया मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद आता है हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसकी एक किताब आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में, जिसमें इसने अलग अलग तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। इसने बोला कि जो इंटेलिजेंस है ना वो हमारी अलग अलग तरीके की है। तो टोटल इसने पहले जो कंसेप्ट दिया था वो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने 8 तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बोला है। कितने तरीके की? 8 तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बोला। लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और एक आएगी आपकी नेचुरलिस्टिक। पहले 7 थी, फिर एक को और ऐड कर दिया, कौन सी? नेचुरलिस्टिक। नहीं सीक्वेंस नहीं है, पहले 7 दी थी ये वाली और उसके बाद इसने 8 में एक और ऐड कर दी, जो कौन सी थी? नेचुरलिस्टिक। कौन सी एक और लर्निंग ऐड कर दी या और एक इंटेलिजेंस ऐड कर दी? नेचुरलिस्टिक। अब इसके कीवर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके क्या करने हैं? नहीं सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। दो ऐड हुई हैं, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए। मतलब ये नेचुरलिस्टिक और जो लेटेस्ट वाली है वो कौन सी है? एग्जिस्टेंशियलिस्ट। मतलब आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में जो बताती है। तो टोटल कितनी होगी? 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें सीक्वेंस याद नहीं करना, जो सीक्वेंस होता है वो तो मैं बता देता हूं ना आपको, जो सीक्वेंस होता है वो तो मैं आपको बता देता हूं। उसको आप जहां पर मैं आपको बोलूंगा सीक्वेंस, सिर्फ वहीं पे। जैसे इससे पहले वाला जो गैगन्स का था उसके तीनों सीक्वेंस याद करने थे, तो जो सीक्वेंस याद करने हैं उसको मैं बता देता हूं, बाकी जो सीक्वेंस की जरूरत नहीं है वो नहीं कर सकते। एक सेकंड, ठीक है जी। अब इन सभी के जो कीवर्ड हैं उन कीवर्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। आप लोगों ने क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड। 9th है एग्जिस्टेंशियलिस्ट, एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है जी। अरे यार देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं कौन सी है? नेचुरलिस्टिक। 9वीं कौन सी है? एग्जिस्टेंशियलिस्ट। स्पिरिचुअल भी है, मुझे तो नहीं लगता कि स्पिरिचुअल है, देख लेना। मेरे को तो 9 ही मिली है, अगर 10वीं भी है तो आप ऐड कर लेना यार। यार एक ही बार में ढंग से नहीं दे सकता सारी थ्योरीज, क्या आधी आधी करके दे रहा है। अच्छा ये स्पिरिचुअल है तो ऐड कर लेना स्पिरिचुअल को भी। लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, विजुअल, मूवमेंट, इंटरपर्सनल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में है हमारे पास नेचुरलिस्टिक,
9 में है हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिस्ट और 10 में है हमारे पास स्पिरिचुअल। 10 में है हमारे पास स्पिरिचुअल। ठीक है, क्लियर? क्लियर? हाँ, टोटल 10। तो अब इनका मीनिंग क्या होगा? देखो, लिंग्विस्टिक इसके साथ, अब देखो लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, सिर्फ कीवर्ड याद रखने आपने और कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैथमेटिकल जो आपकी प्रॉब्लम लॉजिकल सॉल्व करना है। म्यूजिकल का मतलब कंपोजिशन और परफॉर्मेंस के साथ। बॉडीली आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ। स्पेशल का मतलब होता है पैटर्न को कन्फाइन करना, समझ रहे हो ना? जैसे 2D 3D शेप्स होते हैं ना, स्पेशियल्स, समझ रहे हो ना? स्पेशियल्स का मतलब क्या हुआ? पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, शेप्स को रिकॉग्नाइज करना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द डिजायर। इंटरपर्सनल जो आपस में दोस्त लोग बात करते हैं, और इंट्रापर्सनल जब आप अपने बारे में समझने की कोशिश करते हो तो वो। और ये जो बाकी रह गई, जैसे नेचुरलिस्टिक जो नेचर के बारे में नेचुरल लेवल पे, एग्जिस्टेंशियलिस्ट जहां पर आप अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बताओगे, और स्पिरिचुअली दैट इज रिलेटेड विद द गॉड। स्पिरिचुअल डोमेन की बात हो रही है। कौन से डोमेन की बात हो रही है? धार्मिक डोमेन की बात हो रही है। किस डोमेन की बात हो रही है? धार्मिक डोमेन की बात हो रही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आपकी नई थ्योरी जो इस बार पूछी गई थी, इससे आपको इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये वो वाली थ्योरी है एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी, जो इस बार मैथ्स का कॉलम में पूछी गई थी। मैथ्स का कॉलम में पूछी गई थी। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, हर थ्योरी को एज इट एज याद करना होता है। कोई भी जो थ्योरी होती है उसको हम एज इट एज याद करते हैं, क्योंकि थ्योरी में टू द पॉइंट ही बातें होती हैं और पेपर में भी टू द पॉइंट ही पूछी जाती है ना। टू द पॉइंट ही बातें होती हैं और वो पूछी भी क्या जाती हैं? टू द पॉइंट ही पूछी जाती है। तो सबसे पहला जो 1 साल से लेके 1.5 साल की एज होती है, वो होती है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की। इन द फर्स्ट स्टेज infants must learn that adult can be trusted. If treated poorly, children may grow feeling mistrust toward the people. अगर छोटे बच्चों को ही प्यार नहीं देंगे तो उसी तरीके से वो डेवलप हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो जो सबसे पहली स्टेज है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है जी, पहले ट्रस्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद 1.5 से लेके 3 साल की एज, जब बच्चा 3 साल तक का होता है, ऑटोनॉमी और शेम। The me do it stage start to make decision and show preference of elements in their environment, such as what cloth to wear and what toy they prefer. If childs are not allowed to explore these preference, may develop low self-esteem and shame. मतलब यहाँ पर बच्चे थोड़ा ऑटोनॉमी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऑटोनॉमी चाहते हैं कि मुझे इस खिलौना, ये खिलौना चाहिए, मुझे ये कार ला के दो, है ना? 3 साल का बच्चा जिद करता है, तो वो अगर उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी तो वो अच्छे से रहेगा। अगर उसको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी तो उसके अंदर कौन सी भावना पैदा हो जाएगी? शेम की। उसको, उसके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है एक तरीके से वो खत्म हो जाएगा। शेम है, वो शेम में चला जाएगा। देन आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। द स्टेज 3 से 5 साल। The stage involves children learning to plan and achieve goals involving others. If parents and teachers allow children to explore this and support their choice, they will develop sense of purpose and strong confidence. तो यहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों के अंदर इनिशिएटिव लेने की क्या होती है? एक पावर आ जाती है, वो कुछ करना चाहते हैं छोटे लेवल पे ही। अगर उनको ये नहीं करने दिया जाएगा तो उनके अंदर कौन सी भावना आ जाएगी? गिल्ट की भावना आ जाएगी। कौन सी भावना आ जाएगी? गिल्ट की आ जाएगी, है ना? गिल्ट की भावना आ जाएगी।
देखो ऐसे समझ रहे हो ना, TAII और MSGI, ये पहली 4 स्टेजेस इससे कवर हो जाएंगी आपकी। ताई ताई तो आपकी होगी ना, कोई ना चाची या ताई कुछ तो होगी, तो आप उससे याद रख सकते हो। और इस साइड पे तो मैसेज, ताई का मैसेज आया है और क्या बोल रही है, किसने पढ़ा, तुमने पढ़ा। आई चौथे लेवल पे तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। 5 से 12 साल के बच्चा, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ विद द पीयर्स। वो क्या करते हैं, फिर अपने आप को दूसरों के साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। सक्सेस एट दिस विल रिजल्ट इन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन देयर स्कूल वर्क। इंडस्ट्री मतलब वो कंपीट करेंगे, और अगर वो कंपीट नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है उनके अंदर। कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप बोल देते हो, व्हाट यू कॉल इट, कि यार उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके बाद 12 से 18 साल, ये कौन सी स्टेज आ जाती है, ये स्टेज आती है आपकी जिसको आप बोल देते हो टीनेज। तो टीनेज में बच्चे को आइडेंटिटी और रोल के प्रति कंफ्यूजन हो जाती है। अडोलसेंस, कि हु आई एम और व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, क्या है, क्या हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, ये चीजें भी यहां पर क्या करती है, मैटर करती है, राइट। समझ आ गया। उसके बाद 18 से 40 साल की एज है जो इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। As student progress into early childhood, their focus shift to making and maintaining strong intimate relationship others। मतलब 18 से 40 साल की तक कि वो दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, इंटीमेसी, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समझ रहे हो ना, वो एक सोशल लाइफ में रहना चाहता है 18 से 40 साल की उम्र में। अगर वो सोशल लाइफ में नहीं रहेगा तो किस लाइफ में चला जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा। इसमें समझ रहे हो ना, ये पहली चीज है जो वो करना चाहता है, समझ रहे हो ना, ये वो चीज है जो वो करना चाहता है, और अगर ये वो नहीं करेगा तो वो इस साइड पे चला जाएगा। समझ रहे हो ना, ये दो पार्ट्स वर्सेस इसी वजह से लिखा हुआ है कि वो ये यहाँ पर जो बोल रहा है वो करना चाहता है, नहीं तो फिर वो स्टेज में घुस जाएगा, डिप्रेशन में एक तरीके से। और उसके बाद आता है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। इन मिडिल अडल्टहुड पीपल आर कंसर्न्ड विद कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी आइदर देयर वर्क और पेरेंटहुड। मतलब सोसाइटी के बारे में, जनरेटिविटी का मतलब होता है जनरस हो जाना सोसाइटी के प्रति, या स्टैग्नेशन। और देन आता है ईगो इंटीग्रिटी और डेस्पेयर, दोज इन लेट अडल्टहुड टू रिफ्लेक्ट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और फेलियर। यहाँ पर वो बस अपनी जिंदगी के जितने साल हो चुके हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ बस हो गया सो हो गया, बस इतना ही है, बस जिंदगी जी ली 65 साल से ज्यादा रिटायरमेंट के बाद। अब ये थ्योरी याद करनी जरूरी है। पॉइंट सिंपल है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन वाली नहीं है। पहले 1 से 1.5 साल, 0 से 1.5 साल तक, फिर 1.5 से 3 साल तक, फिर 3 से 5 साल, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 40, 40 से 65, 65 से ज्यादा, जो भी जितना भी 65 से ज्यादा के बारे में कुछ बताया नहीं। क्लियर। इसकी अब इम्प्लीकेशंस इतनी जरूरी नहीं है, जैसे ये देख लो लिखा हुआ है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में बच्चा इन्फेंट होगा, बिल्कुल छोटा होता है। फिर 0 से 3 साल की एज तक, 18 मतलब 3 साल तक टोडलर हो जाता है, फिर प्री स्कूलर हो जाता है, ग्रेड होता है, टीनेजर होता है, यंग अडल्ट होता है, मिडिल एज अडल्ट होता है और ओल्डर अडल्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना, तो ये स्टेजेस हैं वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है और इनको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। आइडेंटिटी क्राइसिस, यार आप समझ नहीं रहे हो। अब आइडेंटिटी क्राइसिस कहाँ पे होगा, मेरे को एक बात बताओ, कहाँ पे आएगा आइडेंटिटी क्राइसिस? ये लिखा तो होगा, यहीं पे आएगा ना, रोल कंफ्यूजन 5वीं स्टेज में। आइडेंटिटी क्राइसिस कहाँ पे होगा? 5वीं स्टेज में, जहां पर वो कंफ्यूज है अपने आप को लेके, उसे पता नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं हूं कौन और मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है जी। 40 से 65 वाला पॉइंट हो जाता है जब आप
अपनी जिंदगी के उस स्टेज पे आ गए हो कि आपको लगता है कि अब मुझे सोसाइटी के बारे में कुछ करना चाहिए। मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए? मुझे सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है ईगो, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर, कि बस अब लास्ट में सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जो भी है वो देखा जाएगा। कॉब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अब देखो ये जो है ना कॉब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये ना एक ऐसी कंसेप्ट है जो आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग में, ये अपने आप में ना एक अलग तरीके की थ्योरी है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है, समझ रहे हो ना? बस इसमें आप लोगों ने 4 नाम याद रखने हैं। पहला क्या है, जैसे शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत कहां से करेंगे? कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब जो टेंजिबल चीजें हैं, मतलब एक कंसेप्ट वो जो कंक्रीट है, मतलब डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, जहां पर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है। और फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हो। देन आता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जिसमें आप इंटरप्रेट करते हो, और एक्टिव एक्सपेरिमेंट, उसमें जो आप सीखा वो सीखने की कोशिश करते हो, है ना? मैं आपको दिखाता हूं, रुको, इसकी ना एक और फोटो होगी, ये देखो। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब होता है फीलिंग, जहां पर आप उस चीज को फील करते हो, फिर आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब थिंकिंग, और एक्टिव का मतलब होता है डूइंग। ये स्लाइड सबसे बेस्ट है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये चारों चीजों को लिखा हुआ है। अब इसमें सीक्वेंस पता है क्या है? इसमें अलग अलग चीज को सीखने के लिए आप इन स्टेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। बट हाँ, ये इन द एंड आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को इन चारों स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। जो कॉब की एक्सपीरियंशियल थ्योरी है ना, वो क्या बोलता है कि आपको इन सब थ्योरीज, इन सब स्टेजेस को अल्टीमेटली क्रॉस करना पड़ेगा। आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं, बट इनको क्रॉस करना ही पड़ेगा। इनको क्रॉस करने के बाद ही, इनको क्रॉस करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? यू कैन अचीव समथिंग। तो सबसे पहले क्या करोगे? पहले आप कंक्रीट एक्सपीरियंस, सबसे पहले जैसे आप यहां से एक्सपीरियंस से शुरू करोगे, एक्सपीरियंस के बाद उसको रिफ्लेक्ट करोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे, और फिर एक्ट करो, है ना? अब ये अलग अलग तरीके से आता है। जैसे अगर आप एक बाइक साइकिल सीखना चाहते हो, अगर आप बाइक साइकिल सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप उसके बारे में सोचोगे, समझ रहे हो ना? तो पहले आप रिफ्लेक्ट करोगे, आप किसी को चलाते हुए देखोगे, पहले आप किसी को चलाते हुए देखोगे, फिर कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा यार ये चल कैसे रहा है, कहाँ पे इसके पैडल है, कहाँ पे इसकी गति है, किस तरीके से इसका हैंडल है। और फिर कंक्रीट, फिर उसको आप एक्चुअली में चला के देखोगे, और देन फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे। ये तो हो गया अगर आपने कार सीखनी है। बट वहीं पे अगर आप एक सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो फिर आप सोचोगे थोड़ी जंप, पहले ही एक्टिव एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ये क्यों एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, इसका मतलब है कि इसमें चारों स्टेजेस को तो क्रॉस करना पड़ेगा, बट वो चारों स्टेजेस एक सीक्वेंस में हो ये जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सबसे बड़ा फीचर ही ये है कि इसकी कोई हायरार्की नहीं है। बस अल्टीमेटली ये है कि ये 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आगे पीछे करो कोई भी बात नहीं है, बट ये 4 चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर आप इन चारों चीजों को क्रॉस करोगे तभी आप क्या कर सकते हो? तभी आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। हाँ, अगर बाइक सीखनी है तो सीक्वेंस अलग होगा, लैपटॉप सीखना है तो सीक्वेंस अलग होगा, खाना बनाना सीखना है तो सीक्वेंस अलग होगा। ठीक है, तो ये ओके, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। डाइवर्जिंग, असिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और अकोमोडेटिंग। जैसे देखो, डाइवर्ज का मतलब होता है, समझ रहे हो ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां पर आप अपनी थिंकिंग को सेपरेट कर देते हो, है ना। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आप अपनी थिंकिंग को ओपन कर देते हो, मतलब आप काफी सारे ऑप्शंस को देखते हो।
डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलते हैं। असाइमिलेशन और अकोमोडेशन आप लोगों को पता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक चीज को सिलेक्ट करते हो, सिर्फ आपने नाम याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कि जब हम डाइवर्जेंट के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत सारी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। कन्वर्जेंट में हम एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, असाइमिलेटिंग में हम सिमिलर चीजों के बारे में सोचते हैं, और अकोमोडेशन में हम नई चीजों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ वही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेंगे। पीटर का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किनर की थ्योरी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोला जाता है। स्किनर की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। स्किनर ने क्या बोला है कि हाँ, हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, हम अगर रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करेंगे, इफ वी यूज द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो हम किसी के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा करेगा तो हम उसको पॉजिटिवली क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, और अगर कोई बुरा करेगा तो उसको हम नेगेटिवली क्या करेंगे, नेगेटिव उसको पनिशमेंट देंगे। सिंपल दो ही चीजें हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली रिवॉर्ड दो, और अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दे दी जाए। अगर ये दोनों चीजों को क्या करेगा, फोकस करके हम किसी के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों चीजों को यूज करके किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेकंड। ये भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, हमें दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पूछी जाएगी उसी पे ध्यान देना है। ये भी नहीं पढ़नी है, ये भी नहीं पढ़नी। हाँ, ये वाला देखना कि अगर बच्चे क्लास में मिसबिहेवियर करते हैं, ये वाली पढ़ लेंगे, ड्रेक की क्लासरूम मैनेजमेंट। स्टक हो रहा है क्या, क्लियर है या स्टक हो रहा है? तो उसने बोला कि क्लासरूम में बच्चे मिसमैनेज कैसे करते हैं, हाउ दे, वो किस तरीके से क्लास में मिसमैनेजमेंट करते हैं। अगर आप बच्चों को क्लास में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे। या तो क्या करने की कोशिश करेंगे, अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। फर्स्ट यू विल गो फॉर अटेंशन गेन। अटेंशन गेन हो गया तो आप क्लास पे एक तरीके से पावर दिखाने की, समझ रहे हो, जैसे बैक वेंचर होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं ना। फिर वो एक तरीके से चाहेंगे कि क्लास पे कंट्रोल करें, कि टीचर की बातों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और फिर अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और उसके बाद फिर बदला लेने वाली भावना उनके अंदर पैदा होती है। ये अब सीक्वेंस है, ये अब सीक्वेंस है। अगर आप पूछो ना कि सर क्या ये सीक्वेंस है, यस, दिस इज द सीक्वेंस जो आप लोगों ने याद रखना। फिर उनके अंदर बदले की भावना पैदा होती है, ठीक है, टेंशन गेन करेंगे, उसके बाद पावर और कंट्रोल करेंगे, और फिर रिवेंज लेंगे या डिस्प्ले ऑफ फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी। ये ना, ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे पे है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है। हाँ, ये तीसरे नंबर पे है, मतलब ये थर्ड पे है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये ऐसे है सीक्वेंस, ठीक है जी, ऐसे याद रखना आपने। उसके बाद ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग हमने पहले पढ़ लिया है, बताया था। ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग का मतलब पहले इनएक्टिव रहेगा, फिर आइकॉनिक में आएगा और फिर सिंबॉलिक में आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा,
यहाँ पर उसका विजुअल जो स्पेशियल्स है, जो शेप्स है उनको देखेगा, और यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट सिंबोलिज्म, ये सभी चीजें आती हैं। बुक वाली जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो है, बुक वाली जो तस्वीर हमने देखी थी। उसके बाद लास्ट हमारे पास बस ये पढ़ना आपने, प्री मैक प्रिंसिपल, जिसको ग्रैंड मास रूल भी बोल दिया जाता है। प्री मैक प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली? प्री मैक प्रिंसिपल एक ऐसा रूल है जिसमें बच्चों को लालच देके कोई काम करवाया जाता है, जो वो काम नहीं करना चाहते लेकिन उनके लिए वो काम करना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे स्कूल का होमवर्क करना पसंद नहीं करेंगे मगर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको भी पता है कि अगर वो होमवर्क नहीं करेंगे तो उनके लिए गलत बात है, बट होमवर्क उनके लिए जरूरी है। तो आप उनको एक तरीके से लो इंटेंसिटी और हाई प्रोबेबिलिटी वाले बिहेवियर को रिलेट कर देते हो। आप उनको क्या बोल देते हो कि अच्छा अगर तू काम करेगा ना फिर तेरे को आइसक्रीम मिलेगी, तो आप उनसे वो भी काम करवा देते हो जो उनके करने की इच्छा नहीं हो। समझ रहे हो ना? तो पहले आप उनसे वो काम करवाते हो जो जरूरी है मगर उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कम है, मतलब होमवर्क ज्यादा जरूरी है बट उसका दिल नहीं कर रहा होमवर्क करने का, तो आप उसको किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट कर देते हो, किसी ऐसे काम के साथ जहां पर वो काम करना उसे पसंद है। हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर के साथ उसको क्या कर देते हो? रिलेट कर देते हो। फिर वो क्या करता है? भाग भाग के दौड़ दौड़ के वो काम करेगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो अच्छे तरीके से दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो काम करेगा। इसको बोलते हैं प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल। देन आता है डेल्स कॉन एक्सपीरियंस। ये आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बताया है कि हम सीखते कैसे हैं। जब आप लोगों को आप कुछ पढ़ते हो तो उसका 10% आपको याद रहता है, जब आप सुनते हो तो उसका 20%, जब आप देखते हो तो 30%, जब उसको डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो 50%, पार्टिसिपेट करते हो 70%, जब आप उसको किसी दूसरे को समझाते हो तो 90% आपको उसको क्या हो जाता है? याद हो जाता है। इसको बोला जाता है डेल्स कॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस। डेल का कॉन का एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों ने थोड़ा याद रखना। तो टीचिंग और लर्निंग की ये ऑलमोस्ट हमने हर थ्योरीज को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, मतलब जो मेजर पोर्शन था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, भारी भरकम चीजें। अब तो छोटे छोटे चीजें हैं। अब देखो यार, जो है सिलेबस में वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? जी जी, ये फिलहाल खत्म हो गई हैं। इन थ्योरीज को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए, अपने आप लोगों को ये सब क्या हो जाएंगी? याद हो जाए। ठीक है, चलिए शाम को 7 बजे क्लास, आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे हायर एजुकेशन की क्लास है ना, तो उस क्लास में मिलते हैं, और 2 बजे आपकी पेपर 2 की जो क्लास है वो उसमें मिलती है। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय, टेक केयर। मेरी प्रोफाइल में एनरोल कर लो बेटा, क्लास है ना उसको एनरोल करना, मेरी प्रोफाइल में जाके कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।